देखो, तो हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास का हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग इतना देखेंगे, ये वाला ग्राफ को कॉपी करेंगे। और ये किसका जो ईएमएफ इक्वेशन था उसको तुम लोग अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन मत समझ लेना। वो एक ईएमएफ इक्वेशन था जिससे हम लोग का ये बना था। वो कहाँ पे आता था वैसा ईएमएफ इक्वेशन? जो हम लोग फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी वाला जो करते हैं, वो ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन है। लेकिन फाइनली हम लोग को क्या दिखा? फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी है। तो ई ऑफ टी क्या होता है? ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 होता है या तो प्लस 90 होता है। यही हो रहा था। ये हम लोग का ट्रांसफार्मर में हो रहा था। और इसी से हम लोग ऐसा ग्राफ बनाए थे कि अगर ये हमारा फाई ऑफ टी है, तो हम लोग का इससे 90 डिग्री। ऑनलाइन क्लास का यही खासियत है, ये सब लाइन वगैरह फटाफट खिंचा जाता है। ऑफलाइन में ये सब में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, देखो, अगर हम लोग लेंज लो के साथ जा रहे थे तो ई ऑफ टी का क्या इक्वेशन आ रहा था? या तो पहले हो रहा था या तो बाद में हो रहा था। मतलब या तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक केस में हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरे केस में हम लोग मान करके चल रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, सिंपल है, दोनों ईएमएफ है। यहाँ पे फ्लक्स जीरो, तो ईएमएफ या तो नेगेटिव पीक पे है या फिर पॉजिटिव पीक पे है। जब हमारा फ्लक्स मैक्सिमम तो ईएमएफ दोनों के केस में जीरो। फिर जब हमारा फ्लक्स जीरो तो ईएमएफ पॉजिटिव पीक पे है, यहाँ पे ये नेगेटिव पीक पे है, मतलब पीक पे है। फिर यहाँ पे ये पीक में आया तो ये दोनों जीरो हो गए। फिर यहाँ पे ये जीरो आया तो दोनों पीक पे चले गए। फिर यहाँ पे ये पीक पे आया तो ये दोनों जीरो पे चले गए। देख पा रहे हो? ये जीरो आया तो दोनों पीक पे चले गए। इसका मतलब क्या है? जहां पे फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स का मैक्सिमम मिल रहा है, वहां पे तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। जहां पे फ्लक्स का वैल्यू जीरो है वहां पे तो ईएमएफ क्या हो रहा है? मैक्सिमम। क्लियर है ये चीज? यस अब सर। इससे तुम लोग हो सकता है कंफ्यूजन हो रहे होगे, सर जहां पे फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स का मैक्सिमम होता है, वहां पे ईएमएफ भी मैक्सिमम होना चाहिए। सबको ऐसा ही लगता होगा। लेकिन हमारा सर जो लगता है सर। फैराडेज लॉ है, वो क्या बोलते हैं? ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। जहां पे फ्लक्स ज्यादा वहां पे ईएमएफ ज्यादा। यही बोलते हैं हमारे यस। फैराडेज लॉ। यस बोल रहे हो? कितने लोग यस बोल रहे हैं? ज्यादा होता है वहाँ ईएमएफ ज्यादा। हमारा फैराडेज लॉ बोलता है ईएमएफ जो आएगा डी वो फाई बाई डी डायरेक्टली टी। प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ना कि फ्लक्स। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस तो सर। फ्लक्स का मतलब, फाई का मतलब क्या है? फ्लक्स। मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स बोलते हैं क्या हम लोग? ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ फ्लक्स। हम लोग का ईएमएफ वहां पे ज्यादा होगा जहां पे चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, वहां पे कम होगा जहां पे चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा। ठीक है, अब हम लोग चार सिनारियो बनाते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, 1 मिनट के लिए हम मान गए, मतलब ये डीसी मशीन में भी तुम लोग इसका थोड़ा सा देखे होगे, अगर पढ़े होगे तो। उसी का थोड़ा सा हम 3-4 पोजीशन का रिवाइज करा दे रहे हैं।
ये हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है, ये हमारा साउथ पोल बन रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसको हम कॉपी कर देते हैं। अच्छा, पोजीशन को हम तुम लोग को शो करते हैं। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से एग्जाम में कि बताओ मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या बोलोगे आंसर? Faraday's law of electromagnetic Faraday's law of induction. electromagnetic induction. नहीं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सिर्फ हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? whenever conductor cuts the magnetic flux Fleming sir. या फिर वाइस वर्सा, तो फिर हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। उतना बोल करके फैराडेज अपना मुंह बंद कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा फ्लेमिंग्स है वो आते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर मोटर है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट का डायरेक्शन है, तो मोशन मिलेगा। इसी के सर तो लिए वो तो कभी भी हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है ना। नहीं, डायरेक्शन तो फाइंड करेंगे ही, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमेगा वो तो वही बताते हैं ना। फ्लेमिंग्स राइट है, मतलब लेफ्ट हैंड रूल जो है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। ये इंटरव्यू वगैरह में बोलने के लिए, बट बेसिक जो प्रिंसिपल है कैसे आता है, क्यों होता है, वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। लेकिन मेन वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हम लोग बोलेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि वही बताते हैं कि मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा 4 पोजीशन है। ये हमारा पोजीशन 1 हो गया, ये हमारा पोजीशन 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। नॉर्थ से फ्लक्स लाइंस निकलता है, देखो ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन और मोटर के डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन फैराडेज लॉ तक लिमिट है, लेकिन मोटर का डेफिनेशन में फैराडेज लॉ के बाद हम लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जरूर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो वैलिड नहीं होगा। फिर क्या डिफरेंस है ट्रांसफार्मर और उसमें, ठीक है। चलो देखो, एक कंडक्टर यहाँ पे है इस पोजीशन पे, इस तरीके से, ठीक है। एक पोजीशन यहाँ पे है, फिर दूसरा इस पोजीशन पे आ गया, फिर हमारा इस पोजीशन पे आ गया। फिर समझ नहीं आया, इसको इस साइड घुमा लो या उसको उस साइड घुमा लो, जो मर्जी घुमा लेना है। हम इस साइड घुमा रहे हैं। ये पोजीशन 1 है, इधर से इधर घूम लिए, मतलब देखो यहाँ पे 1 लिख दिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। समझ आ रहा है कैसे घूम रहा है? अब अगर Yes, इससे sir. यहाँ से घूम जाएगा तो फिर से 1 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही घूमना चाहेगा ना। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसमें। तो देखो हम लोग सिर्फ 1 वाले पे बात करेंगे, जहां जहां पे भी 1 लिखे हैं वहां वहां पे। पहले ये इधर हो गया, फिर ये डाउनवर्ड हो गया, फिर ये इस साइड हो गया, फिर ये अपवर्ड हो गया। फिर इसके बाद अगर जाएंगे तो हम लोग फिर से पोजीशन 1 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या दिखा, एक बार तो ये राइट जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर अपवर्ड जा रहा है। ये दिख गया। मतलब ये 2 कॉम्बिनेशन है 1 2, उसी का जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन है 3 4, है ना। Yes sir. चलो अब देखो, अगर फ्लक्स यहां से मूव कर रहा है तो क्या यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा? ये तो सेम है No, ना, sir. सेम डायरेक्शन में। इसी के लिए यहाँ पे डी फाई बाई डी टी या फिर डी फाई बोल लो सिर्फ, ठीक है, या फिर डी फाई बाई डी टी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए डी फाई बाई डी टी मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स, कहने का मतलब क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स जो है। dt हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, इसी के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स सिर्फ बोल रहे हैं। चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा,
बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे जीरो होगा, तो चेंज ऑफ फ्लक्स जहाँ पे जीरो होगा वहां पे ईएमएफ भी जीरो होगा। 0 इस पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे ये इस साइड में जा रहा है। देखो सिंपल सा बात है, ये अगर इस फील्ड पे है और कंडक्टर का ऐसा है तो साइन थीटा बनता है, ठीक है। ये लेंथ और ये साइन थीटा का मतलब हम लोग लिखते हैं डेरिवेशन, जो कि तुम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये 90 बना रहा है, मतलब साइन का कितना वैल्यू, मैक्सिमम बना रहा है ना, यस सर उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है तो ये मैक्सिमम फ्लक्स को कट कर रहा है उस टाइम पे। यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, दैट इंप्लाइज ईएमएफ भी यहाँ पे कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा। क्लियर है। अब देखो ये दोनों के जस्ट उल्टा है नीचे, अगर इसको पॉजिटिव माने हैं, इसको पॉजिटिव माने हैं, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, नेगेटिव मानेंगे। इसी तरीके से है, और सेम कहानी हम लोग का रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई जीरो है, चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है, दैट इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। कोई फ्लक्स का कटिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, दैट इंप्लाइज ईएमएफ मैक्सिमम है। इसके बाद तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पे ये क्रॉस करेगा तो इसी के लिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो बनाया है वही तो वैलिड है। ये तुम लोग को समझ आया ना, तुम लोग अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, जहां पे फ्लक्स ज्यादा वहां पे ईएमएफ ज्यादा, तब तो हम लोग को डाउट हो रहा था ना सर यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे भी तो जीरो होना चाहिए, लेकिन ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है, इसी के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स जहां पे ज्यादा वहां पे ईएमएफ ज्यादा। क्लियर है ये चीज। इसी के लिए फाइनली हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। लेंज लो को लगाएंगे तो या तो 90 डिग्री लैग करेगा, कल हम लोग देखे थे ना लैग कर रहा था, लेंज लो को नहीं लगाएंगे तो 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है। अब हम लोग आज के क्लास में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर, देखो सिंपल सा कहानी है, ये ऐसा बना, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये इस पोजीशन पे है, मान लो ये रेफरेंस पोजीशन है, फ्लक्स जीरो, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो, तो ईएमएफ भी ये ईएमएफ का बन रहा है, ठीक है। और इसका ये 60 मान लो, ये 120, ये 180, ये 240, ये 300, ये 360 और ये 420, ठीक है, इतना मान लेते हैं हम लोग। अब देखो ये ईएमएफ जीरो होगा यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा, तो जीरो कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था, फ्लक्स 90 डिग्री पे हो रहा था ना, 90 यहाँ पे कहीं पे बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम। फिर उसके बाद वो घट रहा था, यहाँ पे आ गया। फिर इसको पॉजिटिव, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव माने, नीचे वाले को नेगेटिव मानेंगे, है ना। यस सर। नीचे वाले को नेगेटिव, कहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव 270। फिर ये इस तरीके से ऐसा बनेगा, ये हमारा एक फेज का है, ठीक है, ये एक फेज का है। अगर इमेजिन करो इसी तरीके से अगर हमारा मोटर नॉर्थ पोल लगा हुआ है और ये साउथ पोल लगा हुआ है, एक कंडक्टर हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक, ब्लैक में, ब्लैक का यहाँ पे बना दिए, पोजीशन 1 यहाँ पे था, पोजीशन 1 वहां पे कर दिए। दूसरा कंडक्टर इससे इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री शिफ्ट में रहेगा, वन 120 डिग्री, ठीक है, ये यहाँ पे 1 में रहेगा। उसके बाद ब्लू इससे 120 डिग्री और इलेक्ट्रिकल, समझ पा रहे हो, ये सिर्फ ब्लैक का है। ब्लू का, सॉरी रेड का क्या होगा, उससे 120 डिग्री के बाद आ रहा है ना, मतलब ब्लू जो, मतलब रेड जो है वो 120 से स्टार्ट ही होगा, समझ पा रहे हो। यस सर।
ये यहाँ से स्टार्ट होगा और सर यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा है। नहीं देखो सिंपल सा बात है, ये तो समझ आया ना, ये वाला ईएमएफ और ब्लैक वाला का ये समझ आ गया। ब्लैक वाला कंडक्टर का जो रेफरेंस बना है और वो जो ईएमएफ आया वो समझ आया तुमको? नहीं सर। सर वहाँ देखो। साइन थीटा कैसे लिए थे कहाँ पे? पिछला वाला पेज में? ये वाले पे? नहीं, यस हम सर, यहाँ साइन पे थीटा साइन वगैरह थीटा। कुछ नहीं लिए हैं। देखो सिंपली हम स्टार्टिंग में कंसिडर किए हैं 0, तो हम स्टार्टिंग में बना दिए 0, ठीक है। फिर हम जस्ट इसके 90 डिग्री शिफ्ट कर गए और यहाँ पे बना रहे हैं ईएमएफ मैक्सिमम, तो इससे हम 90 डिग्री शिफ्ट कर गए यहाँ पे और बना रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम। फिर हम इससे 90 डिग्री शिफ्ट कर गए यहाँ पे ईएमएफ 0, 90 डिग्री इससे और आगे चले गए ईएमएफ 0। उसी तरीके से यहाँ और 90 डिग्री आगे चले गए, मतलब 270 डिग्री चले गए, तो यहाँ पे मैक्सिमम, वो भी अगर वो पॉजिटिव मैक्सिमम है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव मैक्सिमम, क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम कितना में? 270 में। फिर इसके बाद अगर एक रोटेशन और कर देते हम लोग, मान लो इस पोजीशन को फिर से कर देते तो उस टाइम में 0 मिल जाता, तो वो 0 ब्लैक वाला कहानी। बट अब हम लोग रेड वाला को इंट्रोड्यूस किए। रेड वाला कैसा है? तो रेड वाला ब्लैक वाले से, ब्लैक वाला जहां पे है वहां से 120 डिग्री लैग कर रहा है, 120 डिग्री पीछे है। समझ पा रहे हो? ये तो 120 डिग्री को ही दिखा रहा है ना। और अगर Yes, P sir. इज इक्वल्स टू 2 है, 2 पोल मशीन है, तो थीटा E इज इक्वल्स टू थीटा M होता है। जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वही हम लोग का इलेक्ट्रिकली भी होगा। इसी के लिए हम लोग हमेशा P इज इक्वल्स टू 2 पे ही एनालिसिस करते हैं, हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं। बट थीटा E इज इक्वल्स टू थीटा M होता है, इसी के लिए 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली हम लोग शिफ्ट भी कर दिए। जैसे ही 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली शिफ्ट किए, ये जो ग्राफ है ब्लैक वाला जो बना था, सिंपली वो 120 डिग्री के बाद आएगा ना। जो कहानी यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था वही कहानी यहाँ पे 120 डिग्री से स्टार्ट होगा, क्योंकि 120 डिग्री के बाद स्टार्ट हुआ ना। Yes, sir. इसी के लिए हम लोग का यहाँ पे कहानी 120 डिग्री में 0 है, इससे 90 जोड़ेंगे। 120 प्लस 90 कितना होता है? 210। 210 पे ये मैक्सिमम देगा, ठीक है। 210 पे ये मैक्सिमम देगा, उसके बाद इससे 90 जोड़ेंगे, 300। 300 पे ये 0 देगा, 300 प्लस 90 करेंगे, 390 होगा, 390। इससे और हम लोग 90 जोड़ेंगे तब जाकर के वो 0 देगा, 390। देखो ये यहाँ पे वेव डायग्राम जनरेट हो रहा है, तुम लोग समझ पा रहे हो ना जनरेट कैसे हो रहा है। एक कॉइल ब्लैक वाला था तो सिर्फ ब्लैक वाला आया, रेड वाला लगा दिए तो रेड वाला आया, ब्लू वाला लगा दिए तो ब्लू वाला आया। कितना लगाए हैं? तो 120 डिग्री हम लोग इलेक्ट्रिकली शिफ्ट कर दिए हैं उसको, ठीक है। 390 प्लस 90 कितना होगा? 480। 480, तो ये हो जाएगा 480, ठीक है। उसी तरीके से इधर अगर हम लोग इस वेव को पूरा करना चाहेंगे तो डॉटेड से इधर कर देते हैं, ठीक है। 120 माइनस 90 कितना होगा? 30 डिग्री। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखो ये रेफरेंस हो गया रेड वाला, इससे और ये ब्लू जो है इससे और 120 डिग्री है पीछे, तो यहां से ये स्टार्ट हुआ था, अब इससे और 120 डिग्री से पीछे, इससे 60 180 होगा, इससे पीछे 240 होगा, मतलब ब्लू वाला यहां से स्टार्ट होगा 240 से। Yes, sir. अच्छा तुम लोग देख पाते हो ना ब्लू और ब्लैक में डिफरेंस रहता है, ये दिख पाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. या फिर सेम दिखाई देता है क्या?
देखो सर अब देखो हाँ, यहाँ पे 240 प्लस 90 कितना होता है? सेम कहानी रिपीट होगा ना जैसा ब्लैक वाला का हुआ था। उसके 330 बाद 90 में मैक्सिमम होगा, उसी तरीके से 240 में 90 में मैक्सिमम होगा। 240 प्लस 90 कितना होगा? 300 एंड बोलो 50। 30 30 30 सर 330, हाँ ठीक है। तो वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, दोनों के बीच में आएगा, तो इस जगह पे मैक्सिमम बना देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 300 एंड कितना हम लोग पहुंच गए? 330। इसमें हम लोग और 90 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 330 प्लस 90 420 420 यहाँ पे है, 420 से क्रॉस होगा ये। 420 प्लस 90 510 480 510 यहाँ पे है, 480 यहाँ पे है, तो 510 यहाँ पे कहीं पे आएगा। 510 यहाँ पे कहीं पे ये हो गया इस तरीके से। अब देखो इसी ग्राफ को हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं उससे, इसके बाद ये कितना हो गया? 6 510 और ये 600 में यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो 600 में कुछ इस तरीके से यहाँ पहुंच गया। इसी ग्राफ को हम लोग फिर से उधर रिपीट कर देंगे। 240 माइनस 90 कितना होगा? 130 130 ही होगा ना, या 150 सर 150 होगा? 150 होगा। 150 सर। हाँ ठीक है यार, तो क्या सोचना है। देखो ये यहाँ पे आ गया, ये कितना है? 130 है। 130 में ये डॉटेड होगा, ठीक है। डॉटेड क्यों बना रहे हैं वो भी समझ में आएगा। देखो 130 के बाद और 90 घटा दो, कितना होगा? ठीक है सर 130 150 में 130 घटाएगा ना सर, तो 60 आएगा सर। अच्छा ये 150 होगा, हाँ। 150 में से और 90 घटा देंगे तो 60 आएगा, मतलब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बन गया। और इसमें से और 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 30 होगा, मतलब इधर कहीं पे ये अभी मैक्सिमम नहीं टच हुआ है, लेकिन इस तरीके से ऐसा ग्राफ हम लोग का निकल जाता है। ऐसा ही होता है ना। ब्लैक को भी थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। 360 प्लस 90 कितना होगा? 450 होगा। ये यहाँ पे मैक्सिमम डॉटेड ही करते हैं। फिर इसके बाद चाहे इतना काफी है। अब देखो नोटिस कर रहे हो एक चीज जो हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़े हैं, जहां पे ये अलग अलग फेज है ना तीनों। ब्लैक वाला सर क्या है? ब्लैक वाला को मान लो आर फेज, रेड वाले को मान लो वाई फेज, ब्लू वाले को मान लो बी फेज। तीनों अलग अलग फेज है। और ये हम लोग का जनरेट हुआ ना अल्टरनेटर से। पहले सिर्फ ब्लैक वाला जनरेट किए थे, फिर रेड वाला, फिर हम लोग जो है ब्लू वाला, ऐसे ही जनरेट किए थे। अब देखो सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि जब हम लोग इसको इस तरीके से जहां पे पीक वाले लाइन को कवर करेंगे, तुम लोग नोटिस कर पाओगे कि जब कोई एक पीक पे होगा, जब यहाँ पे ये पीक पे है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। जब दूसरा पीक पे है, बाकी दोनों नेगेटिव है। जब तीसरा पीक पे है तो बाकी दोनों नेगेटिव है। देख पा रहे हो? और जब ऐसा इसको हम लोग सबमिशन करेंगे, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, इसका वैल्यू आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये अब हम लोग को बैलेंस सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि इसका इक्वेशन तो 120 डिग्री शिफ्ट होने पे 0 आता है। ये तुम लोग को प्रूफ किए हैं हम कभी? अगर नहीं किए हैं तो इस बार फ्री क्लासेस में हमको याद दिलाना, इसको हम प्रूफ कर देंगे वहां पे कि ये अगर बैलेंस्ड है तो तीनों का वैल्यू 0 कैसे आता है। ठीक है, कोई एक दिन पहले हमको याद दिला देना। यस और ये वेव डायग्राम तुम लोग कॉपी में कुछ इस तरीके से इसको हम लोग कवर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये एसी है।
एसी में साइकिल क्या होता है, रिपीट होता है, मतलब जो ये रेड बन गया उसको वो रिपीट करेगा, पीछे तरफ से भी तो रिपीट होता हुआ आ रहा होगा ना, इसी के लिए ये हमारा वेव डायग्राम बनता है। क्लियर है? अरे समझ आया कि नहीं? बस देखो डिफरेंस क्या है, Yes, sir. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आर्मेचर को रोटेट करा दिए, और इसको हम लोग क्या किए, फील्ड को फिक्स्ड करा दिए। क्यों ऐसा किया? दोनों सेम करता है ना, कल हम ये बात को तुम लोग को एक्सप्लेन किए थे कि आर्मेचर को हम लोग रोटर में भी रख सकते हैं, स्टेटर में भी रख सकते हैं, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। ऐसा करने से हम लोग को समझ आया, कैसे समझ आया, ये जो हम लोग फिगर बनाए इससे हम लोग को समझ आया कि हाँ ऐसे हो रहा है। अगर आर्मेचर स्टेटर में रख देते और एन और एस को रोटेट कराते तो हो सकता है समझ नहीं आता। ठीक है, इसी के लिए हम लोग इस तरीके से किया और फाइनली हम लोग वेव डायग्राम बना लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलो अब हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो ईएमएफ इक्वेशन का जब हम लोग बात करेंगे उसके बाद उस टाइम में तुम लोग को बहुत सारा नया नया टर्म से इंट्रोड्यूस हो गए। एक टर्न क्या होता है, कॉइल क्या होता है, कॉइल साइड क्या होता है, वो सारा चीज हम ईएमएफ इक्वेशन के बाद जहां जहां पे भी तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि सर आप जेड इज इक्वल टू 2t कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए, वो कैसे लिख दिए, सारा चीज का एक बेसिक सा जो डीसी मशीन में हम लोग पढ़ते हैं वो तुम लोग को हम क्लियर कर देंगे। पहले हम लोग ईएमएफ इक्वेशन जान लेते हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहले हमारा क्या होगा, फ्लक्स। इसको हम लोग फ्लक्स ना लिख करके फाई पी लिखेंगे। फाई पी का मतलब क्या होता है, फ्लक्स पर पोल। एक पोल से फ्लक्स फाई जनरेट हो रहा है, मतलब फाई पी जनरेट हो रहा है। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो भी प्रेजेंट है वहां पे। एफ क्या है, एफ हम लोग कल ही देखे थे, क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर देखे थे हम लोग, और इसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, एफ इज इक्वल्स टू पी एन बाई 120, यही आ रहा था, और इसका होता है यूनिट हर्ट्ज, यही हो रहा था। एन, एन क्या होता है, स्पीड इन आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन Per minute. पर मिनट। फिर हम लोग बात करेंगे कंडक्टर, उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी मशीन में तुम लोग देखे होगे। हम यहाँ पे जेड ना लिख करके जेड पी लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज। देखो जहां पे भी पी लिखा हुआ दिखाई देगा, समझ जाना कि वो पर फेज है। पर फेज होगा या पर पोल होगा, पर फेज या पर पोल, पर फेज अभी ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए हम लोग। यहाँ पे 5p है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टीपी इज इक्वल्स टू, या फिर जेड लिख दो इसको, पर फेज को हटाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल। ठीक है, पर फेज होगा कि पर पोल होगा वो अभी हम लोग डराइव करेंगे तो तुम लोग को समझ आएगा। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है जेड और टी के बीच में रिलेशन। कितनों को पता है जेड और पी के बीच का रिलेशन? डीसी मशीन में हम लोग देख चुके हैं इस चीज को। सर कंडक्टर को अगर साथ में लाएंगे बहुत सारे तो वो कॉइल बनता है ना। हाँ, सर एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है। नहीं नहीं, रिलेशन बताओ, जेड इज इक्वल्स टू 2t, ये कितनों को याद आ रहा है ऐसा होता है? बाकी अभी हम बताएंगे क्या होता है उसमें, उसमें वरी नहीं करना है तुम लोग को। ये ध्यान आ रहा है? नो सर। सर याद नहीं आ रहा है। अब देखो
एक कॉइल जो होता है उसमें हम लोग बोलेंगे दो कंडक्टर होता है, बोल सकते हैं ऐसा, एक कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये, उसी को कॉइल साइड बोला जाता है। ठीक है, एक कॉइल में दो कंडक्टर होता है, कितनों को समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर हम लोग इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड है, जेड कंडक्टर, तो जेड के टर्म्स में टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितना हो गया? वन, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 आया, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं ना, जेड डिवाइडेड बाई 2 कॉइल, जेड डिवाइडेड बाई 2 कॉइल में जेड कंडक्टर, बोल सकते हैं ऐसा इन जनरल। यस सर। और इसी को तो हम लोग टी कॉइल बोल रहे हैं ना। क्योंकि मशीन तो हम लोग का एक ही है ना, एक ही मशीन में नंबर ऑफ कंडक्टर भी बात कर रहे हैं, एक ही मशीन में टी भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग जितना यहाँ पे जेड कंडक्टर, देखो सिंपल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक कॉइल में दो कंडक्टर, ठीक है, दो कॉइल में कितना कंडक्टर? 4, छह कॉइल में कितना कंडक्टर? 12। अब देखो सिंपल सा, अभी हम लोग इधर से इधर जा रहे थे, अब हम लोग इधर से इधर जाएंगे। दो कंडक्टर में कितना कॉइल? 2 डिवाइडेड बाई 1। 4 कंडक्टर में कितना कॉइल? 4 डिवाइडेड बाई 2। 12 कंडक्टर में कितना कॉइल? 12 डिवाइडेड बाई 2। जेड नंबर ऑफ कंडक्टर में कितना कॉइल? जेड डिवाइडेड बाई 2 कॉइल। और टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टी नंबर ऑफ कॉइल्स को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग बोल सकते हैं ना टी इज इक्वल्स टू जेड बाई 2, दैट इम्प्लाइज जेड इज इक्वल्स टू 2t। समझ आया? क्योंकि मशीन तो एक ही है ना हमारा, टर्न बोल लो या फिर कंडक्टर बोल लो, ऐसा थोड़ी है दूसरा मशीन का बात कर रहे हैं, टर्न्स बात कर रहे हैं तो दूसरा मशीन का बात कर रहे हैं, कंडक्टर बात कर रहे हैं तो दूसरा मशीन का, ऐसा तो है नहीं, एक ही मशीन का बात कर रहे हैं। तो जेड बाई 2 कॉइल बोल लो या फिर टी कॉइल बोल लो, दोनों इक्वल है ना, तो जेड बाई 2 इज इक्वल्स टू टी होता है, तो जेड इज इक्वल्स टू 2t हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा रिलेशन है। कितनों को पता है ईएमएफ E इज इक्वल्स टू 5p n जेड बाई 60a होता है? Yes, sir. कहाँ का मशीन, कौन से मशीन Yes, का? sir. डीसी मशीन। अरे कौन कौन से DC मशीन का? डीसी मशीन का। जनरेटर। अभी तुम लोग देख पाओगे यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मतलब कैंसिल कहने का मतलब नहीं आएगा, सिर्फ हमारा वहां पे ए नहीं आएगा। तुम लोग देख पाओगे ए क्या है वहां पे? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, यही होता है ना। यस सर। अभी हम लोग यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर में भी देखेंगे। देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो हम लोग एवरेज ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, एवरेज कैसे निकलता है? टोटल मतलब एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यही होता है ना। देखो यस सर। एक पोल से कितना फ्लक्स निकल रहा है? 5, टोटल नंबर ऑफ पोल p है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? P5। एक पोल से 5, p पोल से मतलब एक पोल से 5, दो पोल से 2 5, तीन पोल से 3 5, चार पोल से 4 5, p पोल से p5, p इंटू 5 फ्लक्स। ये कितनों को समझ आया p5 फ्लक्स? ब्लैंक हो गए क्या तुम लोग? यस सर। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना p5 फ्लक्स। अब देखो थोड़ा सा मशीन वाला इन्वायरमेंट में जाते हैं, सो दैट की इक्वेशन बहुत देख लिया हम लोग। देखो ये हमारा स्टेटर है, यहाँ पे कंडक्टर लगा हुआ है, हर जगह कंडक्टर लगा हुआ है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्योंकि कूलिंग वगैरह में आसानी होगा, फिर हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ेगा, तरह तरह का बहुत सारा रीजंस है, वो हम लोग देख चुके हैं। देखो अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस, मान लो पी पोल है, मतलब यहाँ पे रोटर सर्किट बना रहे हैं पहले, यहाँ पे बन गया एन, यहाँ पे बन गया एस, यहाँ पे बन गया एन, यहाँ पे बन गया एस, कितना पोल हो गया? 4 पोल। एक पोल से अगर फ्लक्स 5 प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये रोटेट करेगा एक बार, ये रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे पहुंचा, तो कोई कंडक्टर में तुम बैठे रहो, तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे? इसका फाई आया, इसका भी फाई आया, क्योंकि इसका भी फाई आएगा ना,
इसका भी फाई आएगा, इसका भी फाई आएगा। नोटिस करोगे ना ये चीज। तो यहाँ sir. पे क्या बोलोगे कि हम लोग को फाई 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 4 बार आया था, 2 हमारे तरफ आ रहा था, 2 निकल रहा था। मतलब टोटल एक्सपीरियंस कितना ये करेगा, जितना पोल है उतना P5 फ्लक्स को एक्सपीरियंस करेगा ये। अगर कोई पूछा जाएगा कि इधर इधर से आया, फोन किया इसको, बोला कि कितना मतलब फ्लक्स तुम एक्सपीरियंस किए हो, तो वो बोलेगा यहाँ पे 4 इंटू 5, क्योंकि 4 पोल है। तो यहाँ जो बैठा हुआ है वो सोचेगा अच्छा 4 पोल है तो 4 फाई एक्स मतलब वो फील कर पाया। अगर पी पोल देते तो वो पी पोल फील कर पाता टोटल फ्लक्स, मतलब एक कंडक्टर में। क्लियर है तुम लोग को? अब हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनरी हम लोग को जाना होगा। ई एवरेज पर कंडक्टर, एक कंडक्टर का बात कर रहे हैं ना हम लोग, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो वो एक्सपीरियंस करेगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने बोल रहे हैं ना। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू एरिया बाय टाइम पीरियड होता है ना। तो ये एरिया हम लोग निकाल लिया, अब टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, तो रिवॉल्यूशन, एक मतलब एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। कितनों को यहां तक समझ में आया? अदरवाइज आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ आया? ये P5 Yes, कैसे हो sir. रहा है वो समझ आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। Yes, नॉर्मली sir. सब लोग लिख देते हैं P5 होता है, Yes, बट sir. हो कैसे रहा है वो तुम लोग समझ पा रहे हो ना। 4 है यहाँ पे, पूछा वो फोन किया, पूछा कितना फ्लक्स एक्सपीरियंस किए हो, तो बोला कि 2 फ्लक्स तो मेरे तरफ आ रहा था, 2 फ्लक्स मेरे तरफ से जा रहा था, मतलब हम टोटल 4 फ्लक्स को एक्सपीरियंस किए हैं। तो जो उधर से फोन किया वो सोचा कि अच्छा इसका मशीन तो 4 पोल का था, तो 4 फाई एक्सपीरियंस किया। अगर पी पोल दे देते तो ये P5 एक्सपीरियंस करता। इसी के लिए समझ आया टोटल फ्लक्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, P5। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो सबसे पहले तो ये तो हम लोग निकाल दिए ना, टोटल फ्लक्स थ्रू दैट कंडक्टर P5। टाइम टेकन निकालते हैं। N क्या होता है बताओ, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। Yes, sir. पर मिनट को हम लोग लिख सकते हैं ना 60 सेकेंड पर Yes, sir. 60 सेकेंड में, मतलब N रिवॉल्यूशन 60 सेकेंड में। इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज 60 सेकेंड में N रिवॉल्यूशन। x सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में कितना, सॉरी 1 सेकेंड नहीं, हम लोग को क्या निकालना है, एक रिवॉल्यूशन निकालना है ना। एक रिवॉल्यूशन में कितना 60/n सेकेंड लगेगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. n रिवॉल्यूशन 60 सेकेंड में लग रहा है, इसका मतलब तो वही है ना, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट का। Yes, sir. कितनों को समझ आ रहा है, सच सच बताना। Yes, sir. आ रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये टाइम निकल गया ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द टाइम टेकन बाय रोटर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। फिर से हम लोग ई एवरेज पे आ जाते हैं। ई एवरेज पर कंडक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल फ्लक्स P5 है डिवाइडेड बाय 60/n है। दैट इम्प्लाइज ई एवरेज पर कंडक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P5 P5 N डिवाइडेड by बाय 60. इंटू n। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को हम लोग फिर से। देखो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए,
हम लोग पहुंच गए ई एवरेज पर कंडक्टर इज इक्वल्स टू पी फाई एन डिवाइडेड बाई 60। ये पर कंडक्टर का बात हो रहा है ना, और ई एवरेज पर फेज अगर हम निकालेंगे, ई एवरेज पर कंडक्टर में कितना आ रहा है, 5pn डिवाइडेड बाई 60, यही आ रहा था। अब देखो ये पर कंडक्टर है, एक फेज में, यहाँ पे देखो ये मशीन है ना, एक फेज में यहाँ से यहाँ तक एक फेज होगा, एक फेज में कुछ कंडक्टर है जिसका नाम हम लोग जेड दिए हैं। तो एक फेज में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, सिंपली मल्टीप्लाई बाई जेड कर देंगे, यही होगा ना। अच्छा, देखो पर कंडक्टर की जगह क्या हो जाएगा, ई एवरेज पर कंडक्टर पर फेज इज इक्वल्स टू 5pn जेड, जेड को जेड पी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 60। कुछ इक्वेशन याद आ रहा है डीसी मशीन के जैसा, Yes, बस sir. यहाँ पे ए रहता है, वहां पे यहाँ पे ए नहीं है, यही फर्क होता है डीसी और एसी में। रास्ता सेम है, थोड़ा सा हम लोग फर्क है। जैसे मान लो सपोज करो हमको यहाँ से रांची जाना है, रांची में कहाँ जाना है, तुपुदाना जाना है या फिर कांटा टोली जाना है, तो हल्का सा डेविएशन लेंगे और हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से अगर ईएमएफ इक्वेशन डेराइव करने बोला गया है तो डीसी और एसी तो सेम है ना। हम लोग कल से, मतलब जो दिन हम लोग सिंक्रोनस स्टार्ट किए जिस दिन, उसी दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि डीसी और एसी तो सेम है। देख पा रहे हो कितना हद तक सेम है। अब हम लोग के पास वहां तो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी होता है। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, जेड क्या होता है, जेड का रिलेशन हम लोग को पता है, जेड इज इक्वल टू 2 होता है, यही था ना फॉर्मूला या फिर कुछ और था। यस सर, यही था। यस सर। अब हम लोग ये इसको, ये टर्म्स है ठीक है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ई एवरेज पर कंडक्टर पर फेज इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये कितना आ जाएगा, 5 2t इंटू pn डिवाइडेड बाई 60, कितना आ जाएगा। अब देखो याद करो, बचपन का एक फॉर्मूला पिछड़ा याद आएगा अब यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू pn बाई 120, ऐसा है। Yes, इसको sir. 120 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 120। डीसी में फ्रीक्वेंसी आ रहा था, डीसी का साथ हमारा यहीं तक था, इसी के लिए वहां पे ईएमएफ इक्वेशन बस इतना ही है। बट एसी में फ्रीक्वेंसी है तो थोड़ा सा हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग को यहाँ पे मिलेगा ई एवरेज। अब हम इतना लंबा कहानी नहीं लिख रहे हैं, पर कंडक्टर पर फेज या पर फेज हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ई एवरेज इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 TP इंटू 5 इंटू एफ। देख पा रहे हो हम Yes, लोग। sir. अब देखो यहाँ से डीसी से हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, सफर यहाँ तक था हमारा डीसी के साथ। अब यहाँ Yes, से sir. स्टार्ट हो गया ट्रांसफार्मर का साथ। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या था, 4.445 ERMS था ये, 4.445 F इंटू एन। एन क्या है तो नंबर ऑफ टर्न्स था, कुछ वैसा शिफ्ट हुआ। देख पा रहे हो ईएमएफ इक्वेशन यहाँ पे ऐसा था, वो अचानक अब कुछ इस फॉर्मेट में शिफ्ट हो रहा है ना। अब देखो ये है हमारा एवरेज, और एवरेज किसका, तो साइनसोइडल का। साइनसोइडल ना जनरेट हो रहा है हमारा, अभी हम लोग देखे थे कैसे जनरेट हो रहा है ये साइन वेव है ना। Yes, sir. तो साइनसोइडल का Yes, sir. जनरेट हो रहा है। अब तुम लोग याद करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग एक टर्म पढ़े थे केपी, कितनों को ध्यान है। सॉरी केपी नहीं, केएफ। केपी तो यहाँ पे आएगा ना, केएफ बोला जाता है फॉर्म फैक्टर। कितनों को ध्यान है, Peak factor and form factor. यस पढ़े सर, थे यहाँ पे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म कैसे याद रखना है, तो आर यहाँ पे आ गया, इसी के लिए हम लोग को यहाँ पे आर और इसका ए से याद किए थे, इसी के लिए यहाँ पे RMS बाई एवरेज होता है।
और हम लोग को ये भी पता है साइनसोइडल का वैल्यू कितना आता है 1.11, ऐसे ही आता था। Yes, sir. एवरेज हम लोग को पता है, आरएमएस हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आरएमएस इज इक्वल्स टू एवरेज इंटू 1.11 लिख सकते हैं ऐसा। एवरेज हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम लोग उठा करके यहाँ पे एवरेज की जगह में डाल देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू 1.11 इंटू ई एवरेज। ई एवरेज का वैल्यू कितना है 4 इंटू टी पी इंटू 5 इंटू एफ, यही है। इसी के लिए ई आर एम एस का वैल्यू आएगा 4.445 एफ टी पी इंटू ब्लैंक ब्लैंक, यही होगा हमारा ईएमएफ इक्वेशन। बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जैसा दिखाई दे रहा है तुम लोग को। सर टीपी छोड़कर। टीपी देखो वहां पे भी तो ये था ना, सर नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स तो वही है, मतलब यहाँ पे कॉइल है, कॉइल भी तो नंबर ऑफ टर्न्स से, मतलब कॉइल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ई और Yes, sir. एन अलग अलग नहीं है, ठीक है, मतलब सेम दिखाई दे रहा है ना। हम लोग कहाँ से आ गए, हम लोग स्टार्ट किए थे रोटेटिंग से, फिर हम लोग मूव कर गए डीसी में, फिर हम लोग जी। मूव करके फाइनली पहुंच गए ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन से। इसी के लिए हम लोग सिर्फ दो ही इक्वेशन याद रखते हैं, एक 4.445 एफ एन, वहां पे एन, यहाँ पे एन तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो सर एन को हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यहाँ पे टी लिखते हैं, बस वही डिफरेंस है। बाकी अगर यहाँ पे एन लिख दोगे तो फिर तो गेम हो जाएगा ना, स्पीड हम लोग सर। बोलने लगेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे टीपी लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब देखो, अगर सब कुछ सही रहता, मतलब अभी तक जैसा हम लोग किए, मशीन में सारा चीज, अगर कुछ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हम लोग को ईएमएफ इतना मिलेगा। बट ऐसा ईएमएफ हम लोग को नहीं मिलता है। क्यों ऐसा नहीं मिलता है? क्योंकि जो हमारा साइनसोइडल फ्लक्स होता है वो इस तरीके से नहीं होता है, वो हमारा लैडर होता है। क्योंकि अलग अलग कंडक्टर लगा हुआ है ना, वो इस तरीके से स्टार्ट होता है। ब्लैक से बनाते हैं। एक्चुअल देखो मिलना कैसा चाहिए, मिलना हम लोग को ब्लू वाला वेवफॉर्म चाहिए। ये फ्लक्स का बना रहे हैं, ठीक है, ये फ्लक्स का ब्लू वाला है। एक्चुअल में हम लोग को मिल रहा है ब्लैक वाला। ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक्चुअल है। हम लोग को चाहिए कैसा, वी नीड। तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक टॉपिक पढ़ोगे इन्वर्टर, ठीक है। देखो मेरा काम यही रहता है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कॉम्प्लेक्स है उससे तुम लोग को बचाएं। कॉम्प्लेक्स नहीं है, सारा सब्जेक्ट एक दूसरे का मदद ही कर रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि वो सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। देखो इन्वर्टर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में। ठीक है, डीसी टू एसी कन्वर्टर है। और डीसी का मतलब ही होता है कुछ इस तरीके का वेवफॉर्म, जहां पे भी सीधा आ गया डीसी, दूसरा डीसी, दूसरा डीसी, दूसरा डीसी, दूसरा डीसी, अगर जोड़ते जाएंगे तो उसी को तो हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं ना। ये हम लोग देखेंगे वहां पे कि कैसे इसको करते हैं। अभी हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में ब्लैक वाला मिल रहा है, हम लोग को चाहिए ब्लू वाला। मतलब कोई तो ऐसा आदमी है जो कि हमारा ब्लू वाला आने नहीं दे रहा है और ब्लैक वाला आने दे रहा है। कोई तो मशीन के अंदर में है, उसी को हम Yes, लोग sir. नाम देते हैं हार्मोनिक्स, जो कि ब्लू आने नहीं दे रहा है, मतलब प्योर स्मूथ आने नहीं दे रहा है, और डिस्क्रीट नेचर का फ्लक्स आता है, जिसके चलते प्रोड्यूस होता है क्या, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सारा का सारा दिमाग लगा देंगे कि कैसे इसको हम लोग मार गिराएं। अगर चाइना अटैक करेगा तो सोचेंगे ना, सब लोग मीटिंग करेंगे ना, दिल्ली में मीटिंग होता है ना, उसी तरीके से हम लोग अब सोचेंगे कि हार्मोनिक्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो दो तीन लोग सामने आए, एक आए बोले कि अगर हम लोग वाइंडिंग को एक जगह ना रख करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ईएमएफ में थोड़ा सा हम लोग को कम ईएमएफ मिलेगा, लेकिन हम लोग कुछ कुछ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। और हार्मोनिक्स में भी दो तरह का हार्मोनिक्स होता है, थोड़ा सा हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। हार्मोनिक्स वर्ड डिप्लोमा के लिए मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो ना, बहुत टफ हो जाएगा फिर। हार्मोनिक्स इसमें आता है लोअर ऑर्डर,
और फिर आता है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, इसको एलिमिनेट करना बहुत आसान है। क्या लगा करके? यूजिंग फिल्टर। इसी के लिए हम लोग हमेशा दिमाग ये लगाते हैं कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए। अब लोअर में भी सबसे डेंजरस हो जाता है थर्ड हार्मोनिक्स, क्योंकि इवन तो आएगा नहीं, वो तुम लोग देखोगे इन्वर्टर चैप्टर में इवन हार्मोनिक्स कब नहीं आता है, इवन नहीं आएगा, मतलब सिर्फ हम लोग का थर्ड हार्मोनिक्स जो है सबसे ज्यादा परेशान करके रखा है। ये थर्ड हार्मोनिक्स को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, कितना भी यहाँ पे ताम झाम कर लिए ये रह ही जाता है। इसी के चलते हम लोग का जो, जैसे तुम लोग घर वगैरह में यूज करोगे जो डिवाइस, वो खराब होता है समय के साथ, क्योंकि प्योर साइनसोइडल वो लोग ट्राई करते हैं देने का, बट हम लोग को प्योर नहीं मिल पाता है। और अगर किसी, तुम लोग में से ऐसा सोचते होगे ना कि उधर से सप्लाई आ रहा है, वो भी तो सप्लाई है, घर में इन्वर्टर मतलब लगा हुआ है, वो भी तो सप्लाई है। अगर इन्वर्टर चलाओगे 1 साल लगातार, घर का सारा इक्विपमेंट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर क्या कर रहा है? डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है। डीसी, डीसी में क्या है? डीसी टू एसी हार्मोनिक्स। करेंगे तो प्योर एसी नहीं ना कर पाएंगे, हार्मोनिक्स है। ये डिफरेंस होता है। तो हम नॉर्मली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इन्वर्टर हमारे घर में है, सप्लाई उधर से आ रहा है, कौन अच्छा है दोनों में से? तो स्टूडेंट का कहना है कि सर इन्वर्टर घर में लगाइए, काम अपना कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट उतना पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है जो इंजीनियर्स को, क्या करने के लिए दे रहा है? यही हार्मोनिक्स को तो एलिमिनेट करने के लिए देता है ना, और हम लोग को सेफ्टी मतलब सारा चीज हम लोग के पास पहुंच जाए। तो ये सब कहानी अलग है, वो उतना हम लोग डेविएट नहीं होंगे। सिंपल सा बात है, एक आए और बोले क्या कि आप एक जगह सारा कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो उससे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक आएगा, मतलब कुछ फैक्टर से ये कम होगा आरए में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे केडी मल्टीप्लाई कर दिए। फिर एक आए बोले कि अच्छा आप जो है मतलब कॉइल स्पैन जो है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना रख करके, एक पोल पिच मतलब नॉर्थ और साउथ 180 डिग्री ना बन करके, अगर हम लोग थोड़ा सा घटा दे, थोड़ा सा कम कर दे, थोड़ा सा कॉर्ड कर दे, तो फिर हम लोग और हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ठीक है, वो भी कर देते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आता है केपी। केपी क्या होता है? कॉर्डिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, या फिर इसको पिच फैक्टर बोलते हैं, पिच फैक्टर। ठीक है, इसको हम ये एलिमिनेट, इसको हम कहाँ नहीं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सर तो नॉर्थ साउथ अब 180 डिग्री नहीं रहेगा? नॉर्थ साउथ 180 डिग्री रहेगा, लेकिन कंडक्टर जहां पे होना चाहिए था 180 डिग्री, देखो, अरे यार फिर कॉल आ गया। नो सर। देखो, नो सर, देखो, हाँ क्या था तुम्हारा डाउट? सर आप बोले ना 180 डिग्री फिर अपार्ट नहीं रहेगा। देखो, ए कंडक्टर यहाँ पे डालते थे तो इसका 180 डिग्री यहाँ पे ए डैश लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे ना। अब हम यस लोग सर। इसको 180 डिग्री ना रख करके हम लोग इसका नया जगह यहाँ पे रखेंगे ए डैश, और ये जो एंगल बनेगा, ये कुछ तो एंगल बनेगा ना, ये 180 डिग्री बना रहा था, ये दोनों जो जितना हम लोग कम करेंगे इसी को बोला जाता है एप्सिलॉन, कॉर्डिंग एंगल। एप्सिलॉन को हम लोग पढ़ने के लिए, स्टडी पर्पस के लिए हम लोग करेंगे तो एक साइड में ना, लेकिन स्टडी पर्पस के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रेफरेंस था, ये भी हमारा रेफरेंस था, ये हमारा रेफरेंस लाइन था, यहाँ पे ए को रख रहे हैं, यहाँ पे ए डैश को रख रहे हैं, और इस एंगल को बोलते हैं कितना? आधा आधा कर देंगे, सिंपली एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इसको भी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये हम लोग स्टडी पर्पस के लिए करते हैं, एक्चुअल में हम लोग ऐसा करते हैं। इससे हम लोग का कुछ रिलेशन आता है जो कि आज समय उतना नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी हम तुम लोग को नंबर टर्न्स क्या होता है, कॉइल क्या होता है, वो थोड़ा सा तुम लोग को ओवरव्यू दे देंगे, थोड़ा वो ताजा हो जाएगा तुम लोग का। बाकी हम लोग को क्या सर तो समझ आया? बस इसमें स्लॉट्स में डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज करना बिल्कुल, है ना? डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं, जैसे देखो इसको हॉरिजॉन्टल अगर मतलब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके यस से सर। बनेगा ना, इस तरीके से रहेगा। देखो, ये यहाँ पे एक कंडक्टर डाले, आइडियली इसको यहाँ पे जाना था, ठीक है, बट
हम लोग इसमें शॉर्ट पिच कर दिए, ये 1 फुल पिच है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे डाले, यहाँ पे ना ले जा करके यहाँ पे ले गए, मतलब इस स्लॉट में ले गए, प्लेस चेंज करना है। प्लेस चेंज कर दिए। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना है, एक स्लॉट एंगल होता है ना, इसी को बोला जाता है एप्सिलॉन। तो हम लोग स्टडी पर्पस के लिए, क्योंकि एक साइड करेंगे तो कैसे स्टडी कर पाएंगे, सिमेट्री के लिए हम लोग आधा आधा दोनों साइड बांट देते हैं, फिर हम लोग स्टडी करते हैं, फिर हम लोग देख पाते हैं कि केपी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है कॉस ऑफ एप्सिलॉन बाई 2, ये आता है केपी का फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कल के क्लास में केपी का, या फिर आज ही कंप्लीट कर ले, क्या 10-15 मिनट तो लगेगा। कर दीजिए। हाँ, बट शॉर्ट पिच बोलेंगे, शॉर्ट पिच मतलब समझ पाओगे, ये जो है येलो वाला है, ये फुल पिच है, ये तो ये थोड़ा जो सा टर्म्स बाउंस, होता है ना, पिच, ये सब बता दीजिएगा पहले। बिल्कुल वही अभी हम बताने वाले हैं, शॉर्ट पिच, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट पिच। अब हम लोग क्या बोलेंगे, केपी का मतलब कि शॉर्ट पिच में कितना फ्लक्स लिंक करेगा, और मतलब फ्लक्स कितना होगा पर पोल डिवाइडेड बाय फ्लक्स पर पोल इन फुल पिच। फैक्टर तो वही है ना, फुल में कितना था डिवाइडेड बाय अब शॉर्ट कर दिए तो कितना है, वही एक फैक्टर होता है, केपी बताता है। उसी तरीके से मतलब ये केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब जो इसका तो डेरिवेशन है केडी का, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखो हो सकता है बुक वगैरह में इसका बहुत तरह तरह का नाम रहता है, KW भी रहता है, इसका नाम KC भी रहता है। नॉर्मली तुम लोग को ये समझना है, वाइंडिंग एक स्लॉट के अलावा डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसका एक फैक्टर आएगा, शॉर्ट पिच किए तो उसका एक फैक्टर आएगा, सो दैट कि हम लोग एक जो हमारा दुश्मन आ गया था हार्मोनिक्स, उसको हम लोग कुछ हद तक कम कर पाए। हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस हम लोग इतना जान लेंगे कि हाँ ये दो फैक्टर है जिसके चलते हमारा, तो ये दोनों का फैक्टर मतलब अगर ये दोनों कर रहे हैं तो कुछ असर पड़ेगा ईएमएफ पे, बस उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और केडी भी लेस देन 1 होगा और केपी भी लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन तो 1 नहीं ना हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो इतना ही मिल रहा है ना, उससे बढ़ा थोड़ी देंगे हम लोग, उससे घटेगा ही कुछ भी हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, तो इसी के लिए दोनों का वैल्यू लेस देन 1 होता है। चलो अब हम लोग कुछ बेसिक्स पे आते हैं, ज्यादा नहीं 5 मिनट और लेंगे। किनका मैथ्स का टाइम हो गया, मतलब टाइम हो गया। यस सर। देखो 5 मिनट हम लोग कवर कर लेते हैं, एक मिनट मेरा कॉपी कहाँ चला गया, सो दैट हम देख सकते। देखो सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले आता है एक कंडक्टर जो कि करंट को कैरी करता है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में आता है। इसके बाद टर्न, टर्न क्या होता है, तो एक टर्न कितने कॉइल से मिलकर के बनता है, एक दो। टर्न जो होता है वो 2 कंडक्टर से मिलकर के बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉइल, कॉइल क्या होता है, एक कॉइल 2 टर्न से मिलकर के बनता है, ठीक है। ये डीसी मशीन का है। तो अब बताओ एक कॉइल अगर हम लोग बात करें कंडक्टर के टर्म्स में तो 4 कंडक्टर हो गया, यस सर। सर समझ एक पा रहे हो? कॉइल 2 कंडक्टर से बनता है ना? एक कॉइल 2 कंडक्टर से बनता है, नहीं नहीं, यस सर, वो तो अभी अभी आप यही बता रहे कंडक्टर थे पहले। कंडक्टर के बाद अगर हम लोग स्टार्टिंग में सर डायरेक्टली आप ये कॉइल पे, बताते हैं। कंडक्टर के बाद अगर हम लोग डायरेक्टली कॉइल पे चले जाएंगे तो एक कंडक्टर पे 2 कॉइल हो जाएगा, लेकिन हम लोग बीच में यहाँ पे टर्न को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग बोलेंगे एक कंडक्टर में, मतलब सॉरी एक टर्न में 2 कंडक्टर, फिर हम लोग एक कॉइल में, क्योंकि हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो, बड़ा Yes, करते yes, जा sir. रहे हैं। पहले हम लोग एक कंडक्टर, फिर हम लोग उसको बहुत टर्न कर दिए, तो जो हम बहुत टर्न किए एक स्लॉट्स जो था अलग अलग, इसमें हम सिर्फ एक वायर डाल रहे हैं या बहुत सारा वायर डाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ही है लेकिन बहुत सारा वाइंडिंग रहता है ना वहां पे कॉपर वायर का, यस तुम लोग सर। देख पाए हो। मतलब हम डायरेक्टली एक टर्न को कंसिडर कर रहे हैं वहां पे जब हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं तो, लेकिन बेसिक्स जो है, पहला एक कंडक्टर मतलब सिंगल वायर, फिर टर्न मतलब ग्रुप ऑफ वायर, फिर कॉइल मतलब एक साइड ग्रुप ऑफ वायर, एक साइड ग्रुप ऑफ वायर, और इसको ऐसे जोड़ ली। तो हम लोग मशीन जब हम लोग सिंक्रोनस स्टार्ट किए तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, क्योंकि स्लॉट्स में
डिस्ट्रीब्यूटेड स्लॉट ही है तो एक वायर तो नहीं डालते हैं कॉपर वायर, उसमें हम लोग तरह तरह का वायर डालते हैं, मतलब इकट्ठा वायर डालते हैं। तो वहां पे इस तरीके से, समझ आया? अब देखो Yes, अगर sir. ये कॉइल है तो इसका ये कॉइल साइड है और ये भी कॉइल साइड है, मतलब एक कॉइल का कितना कॉइल साइड? 2। 2। 2 कॉइल साइड। अब देखो सिंपल सा बात है, ये हमारा स्टेटर को हम कट कर दिए और हॉरिजॉन्टल सीधा में तुम लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है? सिंपल सा बात है, 1 2 3 4 5 6 7, छोटा करेंगे तब तो 8 9 बनाएंगे फिर तो। आठ 9 और 10, ठीक है? यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टर, मतलब एक जो कॉइल है, एक कॉइल साइड यहाँ पे डाले, इसका दूसरा कॉइल साइड जो है वो हम लोग 10 नंबर पे डाल रहे हैं, ठीक है? अगर इसके बाद कोई इस तरीके से होगा, ये समझ पा रहे हो तुम लोग? इस तरीके से होगा, मतलब कॉइल साइड 1 कहाँ पे है? ये कॉइल साइड 1 है ना, और ये कॉइल साइड 2 है ना, दोनों का Yes, sir. पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि स्लॉट्स कितना है, मतलब कॉइल स्पैन कितना है, ठीक है? स्पैन मतलब क्या है? ये दोनों के बीच का दूरी। तो कॉइल स्पैन कितना है, कितना बच गया? 10 - 1 9 स्लॉट, मतलब 9 स्लॉट जो है वो कॉइल स्पैन है, ठीक है? समझ पा रहे हो? यहाँ पे हम लोग Yes, क्या sir. कवर कर लिए? कॉइल स्पैन। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पोल पिच का। पोल पिच क्या होता है? तो देखो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, यहाँ सेंटर से सेंटर तक का दूरी कितना है? तो 180 डिग्री है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, इसी को हम लोग बोलेंगे पोल पिच। और नोट करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, वन पोल पिच इज इक्वल्स टू ऑलवेज 180 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल नहीं, ठीक है? अब सपोज करो यहाँ पे पोल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, यहाँ का सेंटर, यहाँ का सेंटर, जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? वन पोल पिच हो जाएगा, वन पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यहाँ का सेंटर, यहाँ का सेंटर, जो एंगल बनेगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। अब स्लॉट्स के टर्म में बात कर लेते हैं यहाँ पे, स्लॉट्स के टर्म में, ठीक है? वन पोल पिच क्या होता है? बाउंस जाएगा तो बोलना, हम बंद कर देंगे। वन पोल पिच होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है ऑन स्टेटर डिवाइडेड बाय कितना पोल बन रहा है, नंबर ऑफ पोल, यही होगा ना पोल पिच। अगर हम लोग स्लॉट्स के टर्म में बात करें तो एक पोल के अंदर में कितना स्लॉट्स है उसी को तो हम लोग बोलेंगे ना। देखो सिंपल सा बात है, एक पोल पिच, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मान लो 36 है, टोटल नंबर ऑफ पोल अगर मान लो 4 पोल है तो 4, कितना हो जाएगा? 9, मतलब 9 स्लॉट्स अगर देखेंगे तो एक पोल पिच बनेगा, मतलब यहाँ से एक पोल पिच 9 के बाद जो 10वां होगा वो हमारा पोल पिच कहलाएगा। समझ पा रहे हो? अगर स्लॉट्स के टर्म में बात करें तो Yes, sir. बाउंस जा रहा है, बाउंस तो नहीं जा रहा है ना?
इसके बाद हमारा टर्म आता है स्लॉट एंगल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। गामा क्या होता है? ये 1 और इसके बीच का दूरी, यही है ना गामा, स्लॉट एंगल। एक स्लॉट कितना एंगल बना रहा है सेंटर से, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लॉट एंगल। ठीक है। अगर शॉर्ट पिच करने का बात हो रहा है, अगर शॉर्ट पिच, ये हम लोग का क्या है, एक फुल पिच बन रहा है ना, 9 स्लॉट्स देखो यहाँ पे आया, 9 स्लॉट्स के बाद है, ये मतलब फुल पिच है। मतलब एक पोल पिच में 1 है तो 1 + 9 में दूसरा अगर कंडक्टर, मतलब उसी का कॉइल साइड 2 अगर डाल रहे हैं, तो हम लोग का एक पोल पिच, कहने का मतलब फुल पिच ये है। एक पोल पिच को कवर कर रहा है ना, तो फुल पिच करेंगे। कभी ये 1 मतलब जितना भी आएगा स्लॉट, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हम, उससे कम रहेगा, फुल पिच है अभी। अगर इसको हम लोग को शॉर्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे हम लोग इसको कर दिए इस तरीके से। तो अब ये हमारा कंडक्टर का कॉइल ए है, यहाँ पे ए डैश है। कितना शॉर्ट किए? तो 2 स्लॉट शॉर्ट किए, तो 2 स्लॉट्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 स्लॉट हम लोग शॉर्ट पिच किए। समझ पा रहे? शॉर्ट किए ना। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिकल दूरी कितना होगा, 180 डिग्री। अब शॉर्ट पिचिंग एंगल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर चाहिए, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? टोटल माइनस कितना कम किए, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन। ये हम लोग को बता देगा शॉर्ट पिच का इतना एंगल होगा। मतलब शॉर्ट पिच वाइंडिंग कॉइल का एंगल अगर पूछ रहा है तो, मतलब शॉर्ट पिच का मतलब समझ पा रहे हो, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल जहां पे हो रहा था, उससे पहले अगर कर दे रहे हैं तो वो शॉर्ट पिच हो गया। और शॉर्ट पिच एंगल को ही बोला जाता है कॉर्डिंग एंगल। सर क्या क्या पिच कर रहे हैं, कॉर्डिंग एंगल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा तुम लोग को। सर आने शॉर्ट दीजिए। पिच एंगल यस जो सर, है अब कल बताइएगा, छोड़ बताइएगा। दीजिए। 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन नॉट। बस भैया 1-2 पॉइंट और हम लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा short pitch angle also मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस शॉर्ट सर। पिच एंगल को ही बोला जाता है कॉर्डिंग एंगल, जो कि तुम लोग का नेक्स्ट क्लास जब होगा उस टाइम पे तुम लोग कॉर्डिंग एंगल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉर्डिंग एंगल का जो के पी, हम तो केपी बोलते हैं, बाकी लोग केसी भी लिखते हैं, या फिर जो भी लिखा रहता है बुक में। बाकी हम तुम लोग का निराली बुक में देख लेंगे क्या वहाँ पे लिया हुआ है, या फिर तुम लोग भी बता सकते हो क्या दिया हुआ है। जैसे हम एसटीएम लेते थे, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क को, तुम लोग बोले तो हम उसको एसएम कर दिए। उसी तरीके से पिच जो, मतलब शॉर्ट पिच करने पे क्या फैक्टर आता है, उसका जो तुम लोग टर्म बोलोगे वो हम लिखते हैं। नॉर्मली हम इसको केपी से लिखते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का आज का था ईएमएफ इक्वेशन। कल के क्लास में हम लोग केपी को तुरंत, मतलब जब भी हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा, केपी को हम लोग डराइव करेंगे, केडी को हम लोग डराइव करेंगे। केपी नॉर्मली डराइव नहीं होता है, केपी का डायरेक्टली वैल्यू आ जाता है cos एप्सिलॉन 2/2, मतलब cos ऑफ एप्सिलॉन बाई 2। अगर वो डराइव करने जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर आता है केडी या केडब्ल्यू, वाइंडिंग फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो जो आता है वो हम लोग डराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग एक फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोड में जनरेटर का। ठीक है। उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग उसी में तुरंत देख लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोड में ही। फिर 1-2 टर्म हम तुम लोग को बताएंगे, जैसे डी जेन लेग जो बताए हैं तुम लोग को हम, वो याद है ना तुम लोग को? यस अगर सर। लैगिंग लोड पे जनरेटर को ऑपरेट करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का होगा। अगर लीडिंग में करेंगे तो जनरेटर को मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग। ठीक है। तो ये सब याद रखने का चीज है, जो कि तुम लोग आर्मेचर रिएक्शन में देखोगे। फिर आर्मेचर रिएक्शन देखो, इसलिए सिंक्रोनस मशीन में इतना एफर्ट दे रहे हैं ताकि सिंक्रोनस मोटर बस इसका जस्ट उल्टा होगा, तुम लोग देख पाओगे। और लास्ट में फेजर डायग्राम जब हम पढ़ाएंगे
तो जब हम सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम पढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर का साथ साथ बनाते जाएंगे, तुम लोग देख पाओगे क्या डिफरेंस आ रहा है, ओवर एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, अंडर एक्साइटेड का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग का मशीन, एक बार सिंक्रोनस खत्म हो गया उसके बाद समझ लेना मशीन खत्म हो गया, उसके बाद डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म, उसके बाद थ्योरी 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 खेलेंगे हम लोग। ठीक है, ये कर देते हैं रिकॉर्डिंग।